हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। न्यूमेरिकल पोर्शन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन करता तब है जब आप क्वेश्चन को सही से एडजस्ट नहीं कर पाते। उसमें देखना होता है क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या हमें ज्ञात करनी है और सूत्र कौन सा लगना है। तो सूत्रों को एक अलग पेज पर लिख लेंगे, याद कर लेंगे। इसी क्रम में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे। और उसमें 3 चैप्टर के सूत्र हमने कवर किए थे। आज सेकंड पार्ट है इसका। इसमें लगभग 4 चैप्टर्स के जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, जिनसे सीधे यूज करने के बाद क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इसके आगे जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तो इसमें जो शुरू कर रहे हैं हम, पहला है जैसे बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम जो होता है, किसी भी चालक तार होता है कोई, उसके पास में क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका मान डेल्टा बी इक्वल्स होता है म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ आर उस बिंदु की दूरी है चालक से, डेल्टा एल उस चालक के छोटे से पार्ट की या लेंथ की लंबाई, उस तार की लंबाई है, और थीटा है उस बिंदु से चालक के बीच का कोण। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 और चुंबकशीलता म्यू 0 के बीच जो संबंध होता है, ये डेरिवेशन के लिए भी आता है और इससे सीधे सीधे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल्स होता है 1/c², जहाँ c प्रकाश की चाल है। सिद्ध करने के लिए इसको क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल्स होता है 9 × 10⁹ और म्यू 0/4 पाई होता है 10⁻⁻7 के लिए। इन दोनों इक्वेशन को एडजस्ट करके ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और c की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। परिमित लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये कोई चालक है जिसकी लंबाई परिमित है यानी कि फिक्स है, और उसके सेंटर से a दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है B बराबर होता है म्यू 0.4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। साइन φ1 उस पॉइंट की उधर दोनों कॉर्नर से जो सेंटर से जो कोण है वो है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का है, ये फिक्स लंबाई का था। अनंत लंबाई के लिए हो जाएगा B इक्वल्स म्यू 0.2 पाई आई अपॉन ए, जहाँ ए उस बिंदु की दूरी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया जा रहा है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न, कोई वृत्ताकार कुंडली है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B इक्वल्स होता है म्यू 0.2 पाई एन आई B इक्वल्स म्यू 0.2 आर एन आई, जहाँ n उसमें फेरों की संख्या है। वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स होता है म्यू 0 n आर स्क्वायर आई अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मान लिया कोई कुंडली है, कुंडली के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु है, तो उसके जो सिरे होंगे, ये जो सिरे होंगे, सिरे की जो दूरी होगी, और ये जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, वो है r, ये दूरी x है, इस बिंदु पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो दूरी होगी वो होती है x² प्लस r² की पावर हाफ, और उससे इसको सॉल्व करते हैं, यानी b इक्वल्स म्यू 0 n आर स्क्वायर आई अपॉन 2x² प्लस r² की पावर 3/2। गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स होता है म्यू 0.4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन r²। परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स होता है म्यू 0 n आई, या इसको लिख सकते हैं म्यू 0 n आई अपॉन L, जहाँ L परिनलिका की लंबाई है और n है उसमें फेरों की संख्या, I है परिनलिका में बहने वाली धारा का मान।
अनंत लंबाई की परिनलिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये अनंत लंबाई के लिए हो जाएगा B इक्वल्स μ0 Ni/2, जहाँ स्मॉल n पर यूनिट लेंथ फेरों की संख्या है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल F वेक्टर इक्वल्स होता है Q B वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई B वेक्टर, जहाँ B उसकी वेलोसिटी वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है, या इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स QVB sin थीटा। इसी को लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे L लंबाई के चालक पर लगने वाला बल F इक्वल्स होता है IBL sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र है कोई और उसमें कोई चालक रख दिया गया है जिसकी लंबाई L है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा IBL sin थीटा। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते समय कोई आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में तीन तरह से प्रवेश कर सकता है, लंबवत, क्षेत्र की दिशा में या किसी कोण पर। तो जब लंबवत गति करता है तो उसका पथ जो हो जाता है वृत्ताकार हो जाता है। अगर किसी कोण पर ना करके सीधे उसी दिशा में चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उसका पथ ऋजुरेखीय हो जाएगा। उन दोनों दिशा को छोड़कर अगर किसी कोण पर गति कर रहा है तो उसका पथ होता है कुंडलिनी या हेलिक्स। तो इस केस में जब वो लंबवत गति करेगा तो उसका वृत्ताकार पथ होगा। उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r इक्वल्स होती है mb/qb, और mb संवेग है। संवेग को गतिज ऊर्जा में बदलेंगे, जहाँ के गतिज ऊर्जा है, इसको लिखा जा सकता है या √2 mk/qb। परिक्रमण काल उस वृत्तीय पथ में वो इलेक्ट्रॉन या आवेश कितने समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है वो होता है परिक्रमण काल, t इक्वल्स 2π m/qb। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, n इक्वल्स आ जाएगा qb/2πm। फिर है धारामापी को एमीटर A में बदलने के लिए प्रयुक्त शंट का प्रतिरोध कितना होता है। तो शंट का प्रतिरोध S इक्वल्स होता है Ig/I माइनस Ig इंटू G, जहाँ Ig धारामापी में बहने वाली धारा है, I इसकी एमीटर की धारा है या एमीटर का पाठ्यांक है, G है धारामापी का प्रतिरोध। धारामापी क्या होता है, धारामापी सिर्फ विक्षेप पड़ता है, ना तो वो एम्पियर पड़ता है ना वोल्ट पड़ता है, और उसको एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक शंट का मतलब एक पैरेलल मिनिमम रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आदर्श एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होना चाहिए, और 0 का मतलब है जैसे ही हम पैरेलल में मिनिमम लगाएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस मिनिमम से भी कम आएगा, यानी हम आदर्श की ओर बढ़ेंगे, इसलिए उसको पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा है धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रतिरोध। R इक्वल्स होता है V/Ig माइनस G। B वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, R जो प्रतिरोध जोड़ा है उसका प्रतिरोध है मान है, और G है धारामापी का प्रतिरोध। Ig है धारामापी में बहने वाली धारा। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। अनंत का मतलब है अधिकतम हमें प्रतिरोध करना पड़ेगा धारामापी का, और अधिक करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। कब? जब धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना हो, जिसकी वैल्यू होती है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनमें धारा एक दिशा में बह सकती है, विपरीत दिशा में बह सकती है। तो चालक की प्रति एकांक लंबाई पर या चालक की L लंबाई पर जो बल लगता है F/L इक्वल्स होता है μ0.2π I1 I2/R, जहाँ I1 I2 दोनों चालकों में बहने वाली धारा है, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है या सेपरेशन है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल युग्म तो इक्वल्स होता है NIAB, जहाँ N नंबर ऑफ फेरों की संख्या है, I कुंडली में बहने वाली धारा है, A क्षेत्रफल है, और B चुंबकीय क्षेत्र है। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र
तथा उसमें रखे किसी चालक के लंबाई का अदिश गुणन का जो रेखीय समाकलन है वो म्यू जीरो इंटू आई के बराबर होता है, अर्थात बी डॉट डी एल का रेखीय समाकलन बराबर म्यू जीरो इंटू आई, जो कि उस चालक में प्रवाहित धारा के मान को बताता है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए पृथ्वी को एक चुंबक माना गया है, बड़ा चुंबक माना गया है, और पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 घटक या अवयव हैं। पहला है नतिकोण, दिक्पात कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी थीटा, अल्फा, एच। इसमें जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके 2 घटक होंगे, एच यानी कि उसका क्षैतिज घटक, बी यानी कि उसका ऊर्ध्व घटक। तो इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है बी ई इक्वल्स होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो दिशा होती है, दिशा टेन थीटा इक्वल्स होती है बी अपॉन एच। यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है, कोई एक मान दे देगा या दूसरा मान पूछ लेगा, जहाँ थीटा क्या है, नतिकोण। नतिकोण का मतलब है कि जब दिक् सूचक सुई को इस तरह से फ्रीली हम लेंगे तो वो क्षैतिज नहीं रहती हमेशा, वो क्या है, एक साइड थोड़ी झुक जाती है। जितना ये झुकती है उसी कोण को कहते हैं नतिकोण, एंगल ऑफ डिप। दिक्पात कोण ये है कि जो चुंबकीय यामोत्तर है और भूगोलिक यामोत्तर है उनके बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है दिक्पात कोण। क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच है। फिर आता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल्स होता है वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर या बी डी ए कोस थीटा। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है, फैराडे ने ये स्टडी किया था, फैराडे का प्रथम नियम भी है ये। तो क्या होता है कि कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर है वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के इक्वल होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसका लेंज का नियम है। तो उसमें क्या है, ये हमेशा उसका विरोध करता है, जिस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता है। तो E इक्वल्स माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित धारा E अपॉन आर हो जाएगी। आर क्या है, कुंडली का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, 2 तरह का प्रेरण हो सकता है कुंडली में, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में क्या होता है, एक ही कुंडली में जो मुख्य धारा है उस के लूप के बीच में अगर प्रेरण हो जाए और मुख्य धारा के अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या होता है, प्रेरित धारा बहने लगे, तो ये क्रिया कहलाती है स्वप्रेरण। एक ही कुंडली में ये क्रिया होती है। तो उसका जो गुणांक होता है L इक्वल्स होता है माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, किसी भी कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है एल यू इक्वल्स होती है हाफ एल आई स्क्वायर, जहाँ एल होता है कुंडली का प्रेरकत्व। यह है प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों को भी 2 तरह से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। सेम रेजिस्टेंस की तरह इनको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जो परिणामी आएगा L इक्वल्स आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। समांतर क्रम में आ जाएगा 1/L इक्वल्स 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस एंड सो ऑन 1/Ln। फिर आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण का मतलब है कि एक कुंडली में जब फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और उसी से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इक्वल्स होता है N2φ2 अपॉन I1। पहली कुंडली में जो धारा बह रही है या धारा में परिवर्तन आया है वो I1 है। N2φ2 है दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताएं। फ्लक्स को अगर हम कुंडली के फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म बन जाती है फ्लक्स ग्रंथिकाएं या ग्रंथिताएं।
तो m इक्वल्स आ जाएगा -E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। ये ध्यान रखना है, अन्योन्य प्रेरण में E2 आएगा, नीचे I1 आएगा। फिर है BBL, BVV में संबंध। B है, मान लिया कोई, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बहुत ये पूछा गया है कि एक ट्रेन है, पटरियों के बीच पे ऐसे इतने वेग से चल रही है, तो पटरियों पर लगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वो इस सूत्र से निकलेगा। उसमें ट्रेन की वेग दे रखा है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, उसकी लंबाई दे रखी है, और उसका जो पाठ्यांक पूछेगा, पाठ्यांक का मतलब वोल्टेज है, तो यहाँ E लिख लेंगे या V इक्वल्स VVL, ये वहाँ यूज होगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा का अर्ध चक्र के लिए औसत मान। तो जो प्रतिवर्ती धारा है वो इस तरह से होती है, एक साइकिल के रूप में चलती है, तो एक ये साइकिल और ये दोनों मिलकर के पूर्ण साइकिल बनाती है। तो अर्ध साइकिल के लिए जो इसका औसत मान होगा IM, M4 मीन इक्वल्स हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई, या 0.637 I0। I0 की वैल्यू होती है एक दिशा में अधिकतम जितनी धारा जा रही है, या धारा का आयाम या एम्पलीट्यूड I0 होगी। प्रतिवर्ती धारा या AC का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इक्वल्स होता है I0 अपॉन √2। इसको सोल्व करके लिखते हैं 0.707 I0। फिर आता है प्रेरण प्रतिघात। तो इसको समझ लेंगे, मान लिया कि हमारे पास 3 तरह के परिपथ हो सकते हैं, R परिपथ, L परिपथ और C परिपथ। R का मतलब है जहाँ प्योर रेजिस्टिव हो, L का मतलब है जहाँ प्योर कुंडली हो, और C का मतलब जहाँ प्योर क्या हो, कैपेसिटर हो। तो धारा जो होगी, धारा और रेजिस्टेंस R हमेशा एक ही दिशा में होंगे, या इनके बीच में कोई कलांतर नहीं होगा, दोनों एक ही कला में होंगे। ये जो होता है, ये अगर VL हम यहाँ ले लें, यहाँ BC ले लें, और यहाँ आ जाए VR, तो तीनों में ये आ गया वोल्टेज। तो इनका जो परिणामी आएगा, अब ये हो सकता है कि तीनों को एक एक करके ले लें, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ, या कॉम्बिनेशन 2 का, कोई 2 का, फिर कॉम्बिनेशन 3 का, LCR का। तो BL जो होता है, BL BR से 90 अंश अग्रगामी होता है, और जो BC जो होता है BR से 90 अंश पश्चगामी होता है। या धारा से ये 90 अंश अग्रगामी होता है, या धारा से ये 90 अंश पश्चगामी होता है। जैसे मान लिया ये है L, C, और ये आया R, और ये आया AC सोर्स, ये आया L, C और R। तो इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, यहाँ BC होगा, यहाँ होगा BR। तो इसमें LR परिपथ के लिए पहले तो देख लेंगे प्रेरण प्रतिघात। जिस तरह से प्योर रेजिस्टेंस के लिए R होता है, इसी तरह से कुंडली के केस में जो प्रतिरोध होगा उसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं, तो XL को 2πfL भी लिख सकते हैं। देख लेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। अगर F दिया हुआ है तो फिर हम F में भी इसको खोल देंगे। धारितीय प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा को फिर 2πf में बदल सकते हैं। फिर आया LR परिपथ। L का मतलब है ये नहीं है, ये दोनों हैं। तो इसमें परिणामी वोल्टेज क्या होगा? परिणामी वोल्टेज V इक्वल्स आ जाएगा √VR² प्लस BL², यानी कि ये संपूर्ण त्रिभुज हो गया, और इसका जो परिणामी होगा, परिणामी की दिशा ये होगी, और V इक्वल्स आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से जो प्रतिबाधा है, तो इन दोनों के उसमें प्रतिबाधा का मतलब है इन दोनों के परिणामी प्रतिरोध कहना चाहिए एक तरह से, इम्पीडेंस। Z इक्वल्स आ जाएगा इसको VR को लिख सकते हैं IR, VL को लिख सकते हैं IXL। I कॉमन आएगा, B के अपोन में आ जाएगा, वो Z बन जाएगा, और अंदर बच जाएगा R² प्लस XL²।
एक्सएल को ओमेगा एल भी लिखा जा सकता है। परिणामी वोल्टेज की दिशा जो होगी, मान लिया जैसे परिणामी वोल्टेज ये है तो इसकी जो दिशा होगी इसको कहेंगे फाई, इसकी दिशा होगी फाई। तो tan फाई इक्वल्स आ जाएगा बी एल एक्सएल अपॉन आर या वी एल अपॉन बी आर, क्योंकि ये बी एल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी आर। आर सी परिपथ में अब मान लिया ये परिपथ नहीं है, एल परिपथ आर और सी परिपथ है, तो परिणामी वोल्टेज आ जाएगा वी इक्वल्स अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रतिबाधा जेड इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी को 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं। परिणामी की दिशा आ जाएगी tan फाई इक्वल्स बी सी अपॉन, अब परिणामी इस दिशा में होगा, अब परिणामी इस दिशा में होगा तो परिणामी की दिशा आ जाएगी tan फाई इक्वल्स बी सी अपॉन ये लंब बटे आधार, आधार ये होगा तो बी सी अपॉन वी आर या एक्स सी अपॉन आर। एलसी परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट परिपथ है, यहाँ से जो अनुनादी फ्रीक्वेंसी है वो उससे क्वेश्चन बनता है। तो एलसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज हो जाएगा बी बराबर वी एल डिफरेंस या अंतर बी सी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही लाइन पर हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा। तो इसलिए बी एल बराबर आएगा बी एल, इसलिए बी बराबर आएगा बी एल डिफरेंस या अंतर बी सी। प्रतिबाधा आई आई, बी एल को आई एक्सएल लिख सकते हैं, बी सी को आई एक्सी लिख सकते हैं, आई कॉमन लिया अपोन में आया तो एक्सएल माइनस एक्सी का प्रतिबाधा आ जाएगा। फिर आता है एलसीआर। एलसीआर का मतलब जो तीनों हैं परिपथ में, तो इस परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज आ जाएगा वी इक्वल्स अंडर रूट बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। इन दोनों का परिणामी अगर हम एक दिशा में देखें तो ऊपर की ओर आ जाएगा बी एल माइनस बी सी, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं, ये नेगेटिव की तरफ, तो बी एल माइनस बी सी और ये आया बी आर, तो इस तरह से बी एल माइनस बी सी बी आर, फिर परिणामी बी बराबर इतना आ जाएगा। प्रतिबाधा इसमें से आई कॉमन लेंगे, एक्सएल एक्सी आर, तो इस तरह से जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी को ओमेगा के पदों में भी लिखा जा सकता है। परिणामी वोल्टेज की दिशा, परिणामी वोल्टेज की दिशा फिर हो जाएगी वी एल माइनस बी सी अपॉन वी आर, या इसको लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अनुनादी फ्रीक्वेंसी, ऐसी कंडीशन में जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये अनुनादी की स्थिति में बड़े आयाम से कंपन होगा। उस कंडीशन में जो बड़े आयाम से कंपन होगा, जो अनुनाद की स्थिति होगी, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसका सूत्र पूछा जाता है, डेरिवेशन भी इसका आता है। एफ आर इक्वल्स होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। इसको करने का तरीका ये है, एक्सएल बराबर एक्सी लिखेंगे, एक्सएल बराबर एक्सी लिखने के बाद एक्सएल को लिखा जा सकता है 2 पाई एफ एल और बराबर 1/2 पाई एफ सी। बस एफ को एफ आर कर देंगे क्योंकि स्पेशल कंडीशन हो गई, आर फॉर रिजोनेंस, और एडजस्ट करके ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति क्षय जो होता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई, जहाँ कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक है, जिसकी वैल्यू होती है शक्ति गुणांक कोस फाई इक्वल्स होता है आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड, जेड का मतलब है प्रतिबाधा या इम्पीडेंस। फिर ट्रांसफार्मर में एक होता है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से, और ये इक्वल्स होता है एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स आई पी अपॉन आई एस, जहाँ एन एस दूसरी कुंडली में, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को लिखते हैं पी से और द्वितीयक को लिखते हैं सेकेंडरी यानी एस से। तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बटे पहली कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, या पहली कुंडली में प्रेरित धारा अपॉन दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा, अगर R की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, अपचाई होगा। तो इस तरह से आज हमने ये 7 चैप्टर तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का करेंगे।
तो अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख ज़रूर लेना, एक बार लिख कर याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अगर ये याद कर लोगे तो लगभग सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।